चैनल केमिस्ट्री विद स्वाति एंड टुडे वी स्टार्ट एक हम सॉल्यूशन चैप्टर का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं राउट्स लॉ, जो कि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार सीधे सीधे हमको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द राउट्स लॉ और उससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आता है, तो व्हाट इज द राउट लॉ हम पहले ये समझते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है राउट्स लॉ। अब राउट्स लॉ समझने से पहले हमको एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। कई बार हम यूज करेंगे वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। तो ये क्या होता है वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल, क्या है ये, कहते हैं क्या बला है, हम लोग ये समझेंगे कि क्या है ये। तो वॉलेटाइल का मीनिंग होता है जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए। वेपर कन्वर्ट, वेपर में अगर कन्वर्ट होगा मतलब क्या बनेगा, उड़ जाएगा। हमारी हम हिंदी की चालू भाषा में क्या कर सकते हैं, उड़ जाएगा। हम पूरे प्योर हिंदी में उसको लिख रहे हैं। नॉन वॉलेटाइल जो वेपर में कन्वर्ट ना हो। अगर ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा मतलब उड़ेगा ही नहीं, उड़ेगा नहीं। तो वॉलेटाइल मतलब जो वेपर में कन्वर्ट हो सके। नॉन वॉलेटाइल का मीनिंग है जो वेपर में कन्वर्ट ना हो सके। इसके बाद एक टर्म्स आती है कई बार वेपर प्रेशर। पूरी कहानी किस पे निर्भर है भाई, वेपर प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर होता क्या है ये समझ लेते हैं हम। यहाँ पे पहले हमने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हमने कोई वॉलेटाइल लिक्विड डाला। अब धीरे धीरे अगर इसको हीट करें तो अकॉर्डिंग टू आफ्टर सम टाइम इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वेपर। इसकी वेपर ऐसी बनेगी। अब ये वेपर अपोजिट डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में एक प्रेशर लगाएगी और उस प्रेशर को हम कहेंगे वेपर प्रेशर। तो कौन लगा सकते हैं वेपर प्रेशर, जो वॉलेटाइल है वही लगाएगा। जो नॉन वॉलेटाइल है वो तो वेपर प्रेशर लगाएगा ही नहीं। कंफर्म हो गया ये। क्या हमने कहा पहले कि वॉलेटाइल क्या होता है। हमको पहले वॉलेटाइल पढ़ना पड़ा। वॉलेटाइल जो वेपर में कन्वर्ट हो सके, नॉन वॉलेटाइल जो वेपर में कन्वर्ट ना हो सके। उसके बाद हमारी टर्म्स डिराइव हुई वेपर प्रेशर क्या होता है। जो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा वो प्रेशर लगाएगा, वेपर बनेगी तो वेपर एक अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगी, उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। अब इसके बाद राउट लॉ को समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। ध्यान दो इधर कि आखिर क्या होता है राउट लॉ, क्यों हमने कहा कि राउट लॉ बना है, किस वजह से हमने उसको बनाया। देखो यहाँ पे हमने एक सॉल्यूशन लिया, यहाँ पे सी। हमने माना कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट थे, एक जिसका मोल फ्रैक्शन x1, दूसरा इसका मोल फ्रैक्शन x2। मतलब एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन जनरली हमारा हम मानते हैं दो कंपोनेंट से ही बना होता है। एक हम कहते हैं सॉल्वेंट और दूसरा हम कहते हैं सॉल्यूट। फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट। और ये दोनों कंपोनेंट कैसे हैं, वॉलेटाइल है। बात किसकी हो रही है, वॉलेटाइल की। हम बात किसमें कर रहे हैं, लिक्विड इन लिक्विड। मतलब हमारा सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड ही है। सॉल्वेंट इज ऑल्सो लिक्विड। दोनों कौन सी कंडीशन में है, वॉलेटाइल। अब ये एक प्रेशर लगाएगा ऊपर जाके, इसकी कुछ वेपर बनेगी, इसकी भी कुछ वेपर बनेगी। तो इसका प्रेशर क्या रहेगा, खुद का प्रेशर। जब वो लगेगा नहीं पहले इसके बाद कुछ तो प्रेशर होगा। इसका प्रेशर रहेगा P1 नॉट, इसका प्रेशर रहेगा P2 नॉट। जो ये प्रेशर लगाएंगे वो प्रेशर क्या होंगे, P1 एंड P2। दो प्रेशर लगेंगे ना, यस। ये P1 किसका रहेगा, एक कंपोनेंट का, P2 किसका रहेगा, दूसरे कंपोनेंट का, जो ऊपर से लगा है। प्रेशर कहां से लगा है, ऊपर से। ऊपर से जो प्रेशर लगा है वो क्या है, P1 और P2। और कुछ तो प्रेशर होगा स्टार्टिंग में, वो प्रेशर क्या रहेगा, प्योर का, खुद का। अगर इसकी बात छोड़ दे तो इसका, हमने P2 की बात छोड़ दी अभी, उसे P1 के बारे में बात करें तो P1 का ओरिजिनल प्रेशर P1 नॉट, P2 का P2 नॉट रहेगा, खुद का प्योर कंडीशन में। अब हम ये कहेंगे कि ये जो प्रेशर होता है P1 जो लगा है नीचे की डायरेक्शन में, ये P1 का प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा। भाई मैं किसी वॉल पे ऐसा प्रेशर लगा रही हूं तो मेरा प्रेशर जो वॉल पे लगेगा वो मेरा जितना वेट होगा उसके अकॉर्डिंग लगाऊंगी मैं।
कोई दुबला पतला हमने लड़का ले लिया, उसका जो प्रेशर होगा वो कम रहेगा, जो मोटा लड़का उसका ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा। तो इसका प्रेशर डिपेंड करेगा x1 पे, इसके कितने मोल है। अब हम अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाए तो हमको कुछ लेना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, P1 नॉट के। तो ये जो P1 है ये क्या है, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1। इमेजिन करो थोड़े टाइम के लिए ये एक ऐसा पार्टीशन है, इसमें सिर्फ x1 के मोल है और कोई लिक्विड भरा है, उस लिक्विड का खुद का थोड़ा सा प्रेशर होगा प्योर कंडीशन में मिक्सिंग से पहले, वो कहलाएगा P1 नॉट। उसके बाद ये लिक्विड की वेपर बनी, वेपर बनने के बाद इसका जो प्रेशर लगेगा वो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, वो प्रेशर किसके बराबर है, P1 के बराबर है। P1 प्रेशर कब बना, जब वेपर बनी। वेपर कौन बनाएगा भाई, उसके मोल फ्रैक्शन में कुछ तो प्रेशर लगाएंगे क्योंकि उसका वेट है, ये बना। वैसे ही सेम कंडीशन P2 की भी होगी हमारे पास, तो P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2। अब इस कंटेनर में हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए, एक है P1 दूसरा P2। हमारा डाल्टन क्या कहता है, डाल्टन ने शायद हमें कुछ बताया था, डाल्टन ने ये बताया था हमें कि हमने कोई सपोज एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर मैंने ऑक्सीजन भी भरी, नाइट्रोजन भी भरी, हीलियम भी भरी, और इस कंटेनर का मैं अगर टोटल प्रेशर निकालने की कोशिश करूं तो ये टोटल प्रेशर जो कंटेनर का होगा वो ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और हीलियम का तीनों के सम के बराबर होगा। हो सकता है आपको ना दिखे, हम थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेते हैं कि ये कंटेनर है हमारे पास, इस कंटेनर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और हीलियम भी है, और इसका प्रेशर अगर हमने निकालने की कोशिश की तो डाल्टन कहता है कि सभी का जो सम होगा पार्शियल प्रेशर का वो टोटल सॉल्यूशन के सम के टोटल प्रेशर के बराबर होगा। तो इसका जो टोटल प्रेशर है वो बराबर होगा P1 प्लस P2 के, इसके बराबर होगा P1 प्लस P2 के बराबर होगा। अब राउल्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या डेवलप करेंगे, वीडियो को पॉज करके बेटा नोट कर लो, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आखिर राउल्ट लॉ क्या होता है। कई बार तो हम बुक से क्या करते हैं, इसको रट डालते हैं, तो बेटा वो ऐसा मेमोराइज नहीं करना है हमको इसको समझना है, हमको हर पॉइंट को समझना है। हमने क्या बताया, P1 इज प्रोपोर्शनल टू x1, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, P2 इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू x2, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2, ये हमने बोला। अब हमारा स्टेटमेंट क्या बनेगा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ volatile component in solution की बात कर रहे हैं, is directly proportional to mole fraction of that component। उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर उस कंपोनेंट का। कंपोनेंट 1 उसका प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो उसके मोल फ्रैक्शन के, कंपोनेंट 2 ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। अब यहाँ पे P1 क्या है, पार्शियल प्रेशर, P1 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट, एक कंपोनेंट जो लिया है फर्स्ट उसका। P1 नॉट क्या है, उसका प्योर का जो प्योर कंडीशन में प्रेजेंट है मिक्सिंग के पहले, मिक्सिंग नहीं की तब उसको खुद क्या लगाएगा, तो पार्शियल प्योर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट x1 मोल फ्रैक्शन हो गया। ये सेम वैसी P2 की वैल्यू होगी। ये है हमारा स्टेटमेंट राउल्ट लॉ का, दैट इज अ राउल्ट लॉ स्टेटमेंट। याद रखना बेटा, इसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। अब हमने बात की थी कि कोई एक कंपोनेंट पूरा मिक्सचर है, यहाँ पे दो है, कंपोनेंट फर्स्ट एंड कंपोनेंट सेकेंड, और इसका टोटल प्रेशर निकालना है।
तो मैंने अभी अभी बताया इसका टोटल प्रेशर दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होगा, दोनों के सम के पार्शियल प्रेशर दोनों के सम के बराबर होगा। ये पार्शियल प्रेशर फर्स्ट कंपोनेंट, ये पार्शियल प्रेशर सेकंड कंपोनेंट। लेकिन अभी हमने कहा P1 की वैल्यू क्या है, P1 नॉट x1, और P2 की वैल्यू क्या है, P2 नॉट x2। तो टोटल प्रेशर हमको ये कुछ मिला राउट लॉ के अकॉर्डिंग। आप वीडियो को पॉज करके इसको भी नोट कर लो। चलिए अब इसके बाद हम इससे कुछ एक दूसरा डेरिवेशन निकालने की कोशिश करते हैं, जो डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और हमको अगर कोई ग्राफ प्लॉट करना हो तो ग्राफ के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है ध्यान दो, सी किस तरह से मैं निकाल रही हूं, क्योंकि बुक में तो हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। आप लोग क्या करते हो, बुक के स्टेटमेंट को रट डालते हो, बुक में जैसे के जैसे दिया है वैसे के वैसे बिल्कुल रटने की कोशिश करते हो, और एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन ट्विस्ट करके आ गया तो फिर उस टाइम पे क्या करते हैं, हम उस टाइम पे भूल जाते हैं। तो हमको वैसा भूलना नहीं है। हमने कहा P इज इक्वल टू P1 प्लस P, पर अभी मैंने P1 की वैल्यू बताई है P1 नॉट x1 और P2 की वैल्यू बताई है P2 नॉट x2। तो यहाँ पे लिख देंगे P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, इसको लिख दिया, ये है P। अब हम कहेंगे, हमें पता है x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर मैं आपको कहूं कि यहां से मुझे x1 की वैल्यू निकालनी तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस x2। तो हम यहाँ पे x1 की जगह रख सकते हैं 1 माइनस x2। हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे उनको सिमिलर करने की, मोल फ्रैक्शन। ये P1 का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये मल्टीप्लिकेशन से ये आ गया। अब अगर थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर ले, इस टर्म्स को, पॉजिटिव वाली टर्म्स को आगे कर ले और नेगेटिव वाले टर्म्स को पीछे कर ले, तो हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब ध्यान दो इधर, आप यहाँ पे x2 कॉमन दिख रहा है, तो P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट, और ये x2 निकल गया बाहर, और ये है हमारा P टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये एक हमारा डेरिवेशन निकला। अब इस डेरिवेशन से हमने क्या सीखा, हमको क्या पता चला इस डेरिवेशन से? इस डेरिवेशन से हमको ये पता चला कि जो प्रेशर होता है हमारे सॉल्यूशन का, वॉलेटाइल लिक्विड का, वो किसी एक मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, एक ही कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे। यहाँ पे x2 लिखा है, तो हमने इससे क्या सीखा, हमने इससे कुछ चीजें सीखी, हमको इस यहां से कुछ पता चला। क्या पता चला? फर्स्ट, प्रेशर ऑफ volatile liquid is depends upon mole fraction of any one component। एक ही कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे x2 की वैल्यू है, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? प्रेशर डिपेंड्स अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट। सेकेंड कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। इतनी चीजें हमको पता चली। अब हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं, ध्यान देना। इससे मैंने इस इक्वेशन से मैंने ये फाइंड आउट किया, और ग्राफ बनाते समय हमारी जो कुछ टर्म्स है उस टर्म्स को हम ध्यान में रख के ही ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ किसके बीच में बनाएंगे? मोल फ्रैक्शन और प्रेशर के बीच में बनाएंगे। एक हमारी टर्म से P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, दूसरी हमारी टर्म से P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2, तीसरी हमारी टर्म से x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। ये आपको याद रखना, क्योंकि यहां ही से हम वैल्यू को निकालेंगे। तो अब मैं ग्राफ बना रही हूं। ग्राफ के मैंने 2 पॉइंट पकड़े हैं, 2 कंपोनेंट है तो दोनों पॉइंट ले लिए हमने। यहाँ पे हमने माना x2 की वैल्यू 1 है। अगर x2 की वैल्यू 1 है तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो इस पॉइंट पे x1 की वैल्यू 0 हो गई। मैं मानू कि यहाँ पे x1 की वैल्यू 1 है तो x2 क्या हो गया? ऑब्वियसली 0। मतलब ये कि इधर से x2 की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। सेकेंड कंपोनेंट इधर की डायरेक्शन में बढ़ रहा। क्लियर हुआ इतना? ये है हमारा वेपर प्रेशर। ये क्या है हमारा ग्राफ?
वेपर प्रेशर है यहाँ पे। अब हमने ध्यान देना बेटा, वापस हमने इसी ग्राफ की यूज करके यहाँ पे लिया है P2 नोट। क्या लिया है हमने? P2 नोट। x2 की वैल्यू अगर 1 हो ये, तो P2 की वैल्यू ही P2 नोट के बराबर हो जाएगी। क्या मैंने बोला? P2 इज इक्वल टू P2 नोट, अगर x2 की वैल्यू को मान क्या दिया? 1, x2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे x2 की वैल्यू 1 है, P2 नोट लिया इस जगह पे हमने, तो P2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? P2 की वैल्यू आ जाएगी P2 नोट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? P2 नोट की। सिमिलरली हमने थोड़ा सा इसको ऊपर बना देते हैं तो हमारा अच्छा रहेगा, हमको समझने में इजी रहेगा। यहाँ पे देखो, अब सिमिलरली हमने एक और पॉइंट लिया। क्या पॉइंट लिया हमने? P1 के लिए यहाँ पे कहीं ले लिया। क्या ले लिया हमने? P1 के लिए यहाँ पे कहीं ले लिया, ये P1 नोट। तो P1 नोट की जो P1 है हमारा, वो P1 नोट के बराबर कब होगा? P1 इज इक्वल टू P1 नोट x1। इसको मान लिया 1, तो ये क्या आ जाएगा? P1 इज इक्वल टू P1 नोट। तो यहाँ पे आ गया P1 की वैल्यू, ये है हमारा P1, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? P1 नोट के बराबर है। अब पूरे सॉल्यूशन का जो प्रेशर है, मैंने कहा पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर किसके बराबर है? P1 प्लस P2 के बराबर है। P1 ही P1 हमारा, ये P2 ही P2 नोट है और P1 ही P2 नोट है। तो हम दोनों ग्राफ को मिला लें यहाँ से, तो ये बन जाएगा P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ये हमारा ग्राफ बना। ये P2 नोट, ये P1 नोट। P2 नोट ही P1 बना जब x2 क्या रहा? 1। P1 नॉट ही P1 बना जब x1 रहा 1। यहाँ पे टोटल P1 निकाला, इस पॉइंट पे टोटल प्रेशर। ये हमारा ग्राफ है। इस ग्राफ से ध्यान दो, प्रेशर कब बढ़ रहा है? जब x2 की वैल्यू ज्यादा है, ऊपर की डायरेक्शन में आ रहा है प्रेशर। तो मतलब हमारा जो एक स्टेटमेंट, हमने जो दो स्टेटमेंट बताए थे अभी, एक बताया था कि किस पे डिपेंड करता है? किसी एक कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। दूसरा बता रहा है, हमने देखा कि सेकंड कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। तीसरा हम स्टेटमेंट बना सकते हैं, x2 की वैल्यू x1 से ज्यादा होगी तो P2 की वैल्यू भी P1 से ज्यादा होगी। जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा वो प्रेशर ज्यादा लगाएगा। हमारे चालू भाषा में कहते हैं जो भारी व्यक्ति वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा, तो ये भी ज्यादा प्रेशर लगा दिया। इस ग्राफ को समझने से आपको बहुत सारी चीजें हमको समझ में आ जाएगी। क्या लिया हमने? ग्राफ के दो पॉइंट लिए। x2 को माना 1 तो x1 होगा 0। दूसरा x1 को माना 1 तो x2 हो जाएगा 0। x2 की वैल्यू अगर 1 है तो P2 ही P2 नॉट कहलाएगा। अगर x1 की वैल्यू 1 है तो P1 ही P2 नॉट कहलाएगा। P1 और P2 नॉट को जोड़ दे तो टोटल प्रेशर मिल जाएगा हमको उस पॉइंट पे। ये है हमारा ग्राफ। ये बात किसके लिए हुई? लिक्विड इन लिक्विड के लिए। चलो, हमने एक हेनरी लॉ भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। वहां पे भी हमने कहा था कि जो प्रेशर है हमारा वो किस पे डिपेंड करता है? हेनरी लॉ भी कहता है कि प्रेशर इज डिपेंड अपॉन द मोल फ्रैक्शन। अगर डेरिवेशन आपने कभी पढ़ा हो तो आपको हो सकता है याद हो कि एक ऐसा डेरिवेशन हमने हेनरी लॉ के लिए भी बनाया था। हेनरी लॉ में भी हमने एक डेरिवेशन फाइंड आउट किया था कि हमारा अगर प्रेशर हमने निकाला तो पहले कहा था सॉल्युबिलिटी, बाद में सॉल्युबिलिटी टर्म्स को हमने चेंज करके वहां पे ले लिया था। हमने क्या लिया था? हमने मोल फ्रैक्शन लिया था। तो हम दोनों लॉ को जरा कंपेयर करके देख लेते कि कुछ रिलेशनशिप आ गई क्या दोनों के बीच में, तो पता चल जाएगा हमको। हमारा हेनरी लॉ क्या था? हेनरी लॉ था P इज प्रपोर्शनल टू PA ले लो, PA नॉट x से। P इज प्रपोर्शनल टू x से। PA को हटाया तो क्या बना? प्रपोर्शनल साइन हटाया तो क्या लिया था? KH x से। और अभी राउट में हमने लिया PA, अगर 1 की जगह हम PA ले ले तो ये भी डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? ये भी डिपेंड करता है PA नॉट x से। ये है हमारा हेनरी लॉ, ये है हमारा राउट लॉ। एक आपको एनसीईआरटी में स्पेशल टॉपिक दिया है, हेनरी लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ राउट्स लॉ।
तो क्या स्पेशल केस होगा, एक्स से दोनों में बराबर है, पीए की वैल्यू भी दोनों में बराबर है, अगर ध्यान दो तो यही है हेनरी। दोनों में सिमिलर टर्म्स कौन सी है, दोनों में एक्स सिमिलर है, दोनों में पीए सिमिलर है। अगर के एच की वैल्यू पीए नॉट के बराबर आ जाए, प्रपोर्शनलिटी कांस्टेंट दोनों की इक्वल हो जाए, तो हेनरी लॉ ही क्या कहलाएगा, राउट लॉ। क्या, प्रपोर्शनलिटी कांस्टेंट आर इक्वल, देन हेनरी बिकम राउट। ये हमने पढ़ा, ये दोनों बराबर हो जाए तो कंडीशन हमने डाली। चलिए उसके बाद कई बार हमको एग्जाम में आ जाता है कि हेनरी लॉ और राउट लॉ में क्या हमारे अंदर कोई सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज है क्या। इफ यू फाइंड आउट एनी सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन द हेनरी लॉ एंड राउट लॉ, मैं वापस लिख रही हूँ, पीए इज इक्वल टू पीए इज इक्वल टू के एच एक्स और पीए इज इक्वल टू पीए नॉट एक्स। तो सिमिलरिटी की बात करें दोनों लॉज में तो क्या मिलेगी हमको सिमिलरिटीज, दोनों में प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों में बात हो रही है सबसे पहले तो वेपर प्रेशर, बोथ द रूल्स आर लॉज आर रिलेटेड टू वेपर प्रेशर, दोनों में वेपर प्रेशर कॉमन है। दूसरा, दोनों में मोल फ्रैक्शन कॉमन है, दोनों में वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड है, वेपर प्रेशर दोनों में डिपेंडेंट है मोल फ्रैक्शन पे, दोनों कंडीशन में। और दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं, वेपर प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों में हम बात करें तो वॉलेटाइल लिक्विड की बात हो रही है। ये एक और तीसरा पता चला, ये है सिमिलरिटीज। अब डिसिमिलरिटीज क्या है, तो डिसिमिलरिटीज ये है कि दोनों में प्रपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, डिफरेंट है। प्रपोर्शनलिटी कांस्टेंट दोनों में डिफरेंट है, एक में है केएच और दूसरे में है पीए नॉट। That is the difference. Sometimes in a theoretical portion they ask you that type of a question. तो ये जो टॉपिक है हमारा राउट्स लॉ, मैक्सिमम टाइम ये थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थ्योरी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हेनरी के एप्लीकेशन आते हैं, दोनों के बीच में सिमिलरिटीज क्या है, डिसिमिलरिटीज क्या है, ये सब दोनों में कॉमन है, ये आ सकती है। तो आपको ये आज का टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लो। हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन भी अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए। कई बार हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ के ही नहीं जाते, हम सोचते हैं कि अरे थ्योरी तो हमको आ जाएगी, पर हम उसमें गलती कर देते। तो पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो हमसे पूछते रहिए, हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला।